नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और इंडिया का मुकदमे का वक्त हो गया है ये। और आज के मुकदमे में हम बात करेंगे कि चुनाव आते ही नेता एक्टिव हो जाते हैं, वो जनता की खुशामद करना शुरू कर देते हैं, विरोधियों पर आक्रामक होते हैं, क्योंकि सवाल न सिर्फ अगले 5 साल का होता है बल्कि पूरा राजनीतिक करियर भी इससे जुड़ा होता है। कई बार देखा गया है कि एक चुनावी हार नेता का पूरा करियर चौपट कर देती है। चुनावों के इसी जोश में नेता कई बार भाषा की मर्यादा लांघते हैं, आचार संहिता तोड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की, जिन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया। ऐसा क्या किया नंद किशोर गुर्जर ने कि उन्हें नोटिस मिला? उनकी मंशा क्या थी? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? अपने मेहमानों से इस पर बात करें, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और इसी के साथ नेताओं के विवादित बयानों और नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर ने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ इसलिए लोनी में सिर्फ जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उधर नंद किशोर गुर्जर ने बयान दिया, इधर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। लोनी के रिटर्निंग ऑफिसर संतोष कुमार राय ने नंद किशोर गुर्जर को भेजे नोटिस में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे विवादित नारा देते दिखाई दे रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि गुर्जर 3 दिनों के भीतर यानी बुधवार तक लिखित में अपना जवाब जमा करें, वरना पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई प्रत्याशी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे जातियों, समुदायों, धार्मिक समूहों के बीच मतभेद बढ़े या आपसी घृणा तनाव पैदा हो। चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद बीजेपी विधायक बैकफुट पर हैं, लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है उससे साफ झलकता है कि अपने बयानों पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जो उसमें लिखा है नोटिस में, तो मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, इसलिए वो मेरा आस्था का विषय है। और जहाँ तक अली की बात है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने जो कत्लेआम कराया था, देश का बंटवारा किया था, उस संबंध में हमने बात कही है। और जो बाहुबलियों के लिए जो माननीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि बाहुबली जो है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, तो उन्हीं बाहुबलियों, हमारे यहाँ एक बाहुबली को टिकट दिया गया है। उसी के संदर्भ में हमने कोई बात कही है, उसका किसी धर्म से किसी और दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लिया जाना गलत है। बता दें, लोनी सीट से बीजेपी ने एक बार फिर विधायक नंद किशोर गुर्जर को आगामी चुनावों में उतारा है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने न अली न बाहुबली वाला नारा दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ। उनका बयान क्या वाकई धार्मिक भेदभाव के उद्देश्य से दिया गया या जोश में जुबान फिसली थी? नंद किशोर गुर्जर चुनाव आयोग को क्या जवाब भेजते हैं और आयोग स्पष्टीकरण से कितना संतुष्ट होता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सवाल यह है कि चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं की भाषा क्यों गड़बड़ा जाती है? क्यों वो शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं? क्यों वो भाषा का जो न्यूनतम स्तर है उसको भी बरकरार नहीं रख पाते? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सृष्टि कश्यप हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता साजन कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल धनंजय गिरी आपसे, ऐसा क्या होता है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो नेता अपने भाषा की मर्यादा खो देते हैं? क्या अगर मर्यादित तौर पर कही जाएंगी चीजें जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो तो जनता वोट नहीं देती क्या?
देखिए, जहां तक बात है इस बयान की बात है, विधायक जी की सफाई आ चुकी है। वो उनकी निजी आस्था का मामला है, उन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया है और चुनाव आयोग ने भी जवाब मांगा है, 3 दिन के भीतर जवाब चला जाएगा उनका। चुनाव की जहां तक बात है तो चुनाव की चिंता तो हमें नहीं है, वो तो जनता को तय करना है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि बहुसंख्यक आबादी धर्म के नाम पर न शिक्षा दे सकती है, न अपने अनुरूप शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, जबकि दूसरे धर्मावलंबी मकतबों और मिशनरियों का जाल बिछा सकते हैं। इस देश में एक लंबे समय से हिंदुओं के व्यक्ति को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। पिछले 7 लेकिन साल वहीं तो सब दूसरे ठीक हो गया होगा फिर आपके हिसाब से, अगर पहले सब गलत चल रहा था तो। नहीं, मैं वही नहीं कह रहा हूँ अर्चना जी। देखिए, क्या है कि आप अपनी आस्था को सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की सफाई भी दे दी है, क्लियर कर दिया है और चुनाव आयोग को भी वो जवाब दे रहे हैं, लिखित में 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी आस्था को व्यक्त कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? जहां तक इस देश के संविधान में शुरू से ऐसी, देखिए डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपने इतिहास से परिचित नहीं होती है वो कौम भटक जाती है, और शुरू से इस तरह की व्यवस्था कर दी गई बीच में जिस तरह के लोगों तो ने ये बयान देखे लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली, ये अपनी धार्मिक आस्था जाहिर कर रहे थे नंद कुमार गुर्जर, ये आप कह रहे हैं ये उनकी धार्मिक आस्था है। बात कही, उन्होंने साफ साफ बताया कि किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कंटेक्स्ट को बहुत क्लियर किया और उसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्ना से एसोसिएट नहीं करना और बाहुबलियों को भी एसोसिएट नहीं करना है और बजरंग बली के प्रति उनकी निजी आस्था है। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। अगर इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपनी आस्था भी व्यक्त करने का आप अवसर नहीं देंगी, अपनी आस्था भी व्यक्त नहीं कर पाए, तो ये तो बड़ा जुल्म है। ये तो अद्भुत स्वरूप है, लेकिन आस्था व्यक्त करने का ये नया तरीका, या नेता अपने लिए एक रास्ता खोज लेते हैं अपने बयान को या अपने नेताओं के बयान को किस तरह से डिफेंड किया जाए। साजन कुमार, क्यों नेता ऐसे बयान देते हैं चुनाव नजदीक आते ही? क्या कीचड़ उछालने से ही वोट मिलते हैं? जो जितना ज्यादा कीचड़ उछालेगा उसे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। ये बयान जानबूझ करके दिया गया बयान है और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का वही हिस्सा है जिसमें धार्मिक दुर्मीकरण की बात करते हैं, चाहे अवध में राम हो, पूर्व में काशी हो और पश्चिम में बजरंग बली हो। विकास के नाम पे इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। विश्वास के साथ जो 2017 में सत्ता सौंपी थी उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसके साथ इन्होंने विश्वास के साथ ठगा, उनको छला है। विकास के नाम पर देने का अगर कुछ नहीं है तो इसीलिए ये जो नारा डेलिब्रेट स्लोगन है। और आप अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आस्था का प्रतीक है, अरे जब चुनावी मौसम में ही आप आस्था बनाते हैं। आस्था के लिए मंदिर में जाइए, आस्था के लिए घर में जो मंदिर है उसमें बजरंग बली की पूजा करिए। जब हजारों की भीड़ के सामने आप बजरंग बली का नारा लगाते हैं तो मनसा साफ झलकती है। और ये मनसा सिर्फ विधायक नहीं अर्चना जी, ये मनसा जो शीर्ष नेतृत्व है। जब जोगी जी 80-20 की बात करते हैं तो 80-20 का यही नारा है। 80-20 वही धार्मिक दुर्नीति की ओर ले जाता है। साजन कुमार जी, तो अपना इंटरप्रिटेशन है ना योगी जी का, जो योगी जी ने कहा था, जो मुख्यमंत्री ने कहा, उसमें कहीं उन्होंने किसी धर्म जाति का जिक्र नहीं किया। ये तो अपना इंटरप्रिटेशन है। फिर 85 और 15 वाला, इसको आप 85 और 15 वाले से भी जोड़ सकते हैं। आज अर्चना जी आपका राष्ट्रीय चैनल है, जरा जोगी जी से पूछिए कि इंटरप्रिटेशन आप ही बता दीजिए कि 80-20 का इंटरप्रिटेशन क्या है। जवाब आपको मिल जाएगा। 80-20 लोग बिल्कुल, जनता ना एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का ये जमाना है, जनता समझती है। सारे युवा, जो मोदी जी कहते हैं ना कि युवाओं का ये देश है, युवा अच्छी तरह से समझते हैं राजनीतिक दलों की सारी नीतियों को, सारी खामियों को, सारी जो उनकी खूबियों को समझते हैं। तो वही जनता खूबियों को भी समझती है, वही जनता इंटरप्रेट करना भी जानते हैं। जब 80-20 का नारा देते हैं तो यही बढ़ता हुआ नारा है जो बजरंग बली का नारा लगाने के लिए मजबूर करता है। जब बुनियादी समस्याओं के ऊपर में, बुनियादी सूझ को देने में आपको कुछ नहीं है तो नारा, लेकिन सभी दल इससे अछूते नहीं है। सभी दल गाहे बगाहे ऐसे बयान देते हैं। मनोज यादव जी, क्या एक दूसरे को नीचा दिखाए बिना, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बिना क्या चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? मनोज यादव, मेरी बात पूरी, आपके पास आएंगे। एक शब्द मैं आपको दोहराता चलूं और शायद आपकी मेमोरी में होगा भी, पार्टी विद डिफरेंट वाली बात अगर इस देश में किसी ने कही तो भाजपा ने कही। अगर वो पार्टी विद डिफरेंट वाले ये सारे मानक बजरंग बली और इस तरह कम्युनल पॉलिटिक्स करने का अगर इनका ये अब तक का नारा था तो वो स्पष्ट रूप से बीजेपी ने खुद को एक्सपोज कर लिया, खुद ये बात कह। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा सकते हैं, विपक्ष के लोगों पे आरोप लगा सकते हैं, हमने कौन सी गलत बात? जब बात कही गई तथ्यों के आधार पे बात कही, भावनात्मक आधार पे कोई बात नहीं।
अगर उसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो अलग बात है। जैसे अच्छा, मैं भी एक चीज कहता हूं बता वो दीजिए राष्ट्र- मनोज यादव जी, अखिलेश यादव ने जो जिन्ना का जिक्र किया था वो क्या तथ्यों के आधार पर था, भावनात्मक बात थी, उसको आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास लॉजिक है? मैं पूरी तरीके से आश्वानित था कि आप मुझसे ये सवाल जरूर पूछें, तो उसके लिए यही जवाब है कि आप इतिहास, आजादी के इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, या जो लोगों नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने जो कहा था, उनका जो पूरा बयान था उसमें बताइए, उसमें जिन्ना किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था? जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो स्पष्ट उन्होंने बता भी दिया और समझा भी दिया कि एक स्कूल के पढ़े दो लोग, एक सरदार पटेल और एक जिन्ना, एक लोगों ने जो बात की वो देश को जोड़ने की बात की, और एक लोगों ने जो बात की वो देश को तोड़ने की बात। अब ना आप उनका बयान तोड़ मरोड़ रहे हैं, अब आप उनका बयान तोड़ मरोड़ रहे हैं। बयान तोड़ मरोड़, मैं आपको मुद्दे पे लाता हूँ, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से नहीं आप मुझे मत बताइए, मैं मुद्दे पे ही रहती हूँ, अगर आप भटकेंगे तो आपको भी भटकने नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं भटकता, मेरी यही डिबेट करने की खास बात है कि मैं मुद्दे से अलग बिल्कुल नहीं जाता। आप मुझे हमेशा मुद्दे पे ही डिबेट करती पाएंगे। अगर बीजेपी आज कम्युनल ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही, क्यों? डबल इंजन की सरकार की स्पीड क्या नहीं थी? क्या उनके पास काम नहीं थे? क्या यह सारा डेवलपमेंट 5 किलो राशन और एक शौचालय पे ही खत्म हो गया? कहाँ है बुलेट ट्रेन? उत्तर प्रदेश में निकल के बनारस जाते हुए पता नहीं कलकत्ता तक जा रही थी, कहीं दिख नहीं रही है। क्या अमित शाह ने वो चश्मा और दूरबीन नहीं लगाई कि कहां से बुलेट ट्रेन निकल रही है? 15 लाख आए नहीं, चलो उसको छोड़ो, वो जुमला था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक स्पीड वाली डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात की थी, कहाँ स्पीड है? जब उद्घाटन का समय तब शिलान्यास ये सरकार कर रही है। तो ये कम्युनल पॉइंट्स बीजेपी लेके आएगी। मैं अनुरोध करूंगा, कम्युनल पॉइंट वो लेके आएंगे, आप जाति का पॉइंट लेके आएंगे, सब अपने अपने पॉइंट ढूंढते हैं। सृष्टि कश्यप, सृष्टि जी को शामिल करने दीजिए इस बातचीत में। सृष्टि, क्यों चुनाव नजदीक आते ही, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, वैसे वैसे नेताओं की भाषा कटु होती जाती है? जो एक निम्नतम स्तर होता है भाषा की शालीनता का, और वो किसी भी पार्टी के नेता हो, हर पार्टी के नेता का मैं बयान ऐसा आपको बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, जिनका स्तर चुनाव नजदीक आते आते गिरता जाता है। इसके पीछे क्या कोई वजह कभी जो पार्टियां होती, राजनीतिक पार्टियां कभी सोचती है, या उनको लगता है इससे वोट मिलता है? सृष्टि, आपकी आवाज म्यूट है, शायद आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है जी। कह रही हूँ, यहाँ भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने बड़ी बेशर्मी से अपने नेता के दिए हुए बयान को डिफेंड किया और बोला कि वो अपने धार्मिक आस्था को व्यक्त कर रहे थे और कुछ नहीं। तो फिर चुनाव आयोग को क्यों उस बात का संज्ञान लेना पड़ा, अगर वो सिर्फ अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे? और आस्था आपको प्रकट करनी थी तो चुनाव आते आते क्यों कर रहे थे? और करनी थी भी तो आपको अली का नाम लेने की क्या जरूरत थी? वहां पे बंटवारे की राजनीति करने की क्या जरूरत थी? क्या आपका धर्म इतना कमजोर है कि आप अपने आप को पावरफुल तब तक नहीं फील कर सकते जब तक आप सामने वाले का धर्म से नीचे ना गिराए? इट्स वेरी शेमफुल कि आप यहाँ बैठ के उस बात को डिफेंड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग फॉर इट। दूसरी बात, लोगों की भाषा चुनाव आते आते कटु हो जाती है, बिल्कुल सत्य कहा आपने। लोग अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं, खास करके जो सत्ता पक्ष है उनके मुंह से आप इस तरीके की बयानबाजी हमेशा से सुनेंगी, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक शौचालय तक उन्हें सीमित कर दिया। जब आज कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, लड़की हो लड़ सकती हूँ का नारा देती है, तो वो शौचालय की सिर्फ बात कर लेते हैं। उन्हें मुफ्त राशन की बात कर देते हैं, जिसमें से भी नमक ऐसा जो खाने लायक नहीं। जो अब आचार संहिता लगने के बाद वो फ्री का राशन भी नहीं बच सकता, बिकॉज उसके ऊपर इनकी तस्वीरें छपी हुई है। तो हर जगह ये धोखाधड़ी करते आए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, और आज बैठ के वापस ये धर्म की ओर जा रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है, ये इनका डर है, क्योंकि ये इन्हें पता है इसके अलावा इनके पास और कोई चांस नहीं है और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश की महंगाई पे बात नहीं कर सकते, तो किस बात पे ये बात करेंगे? ये बात करेंगे धर्म के ऊपर, और बड़ी बेशर्मी से उसे डिफेंड भी कर देंगे कि हम तो अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे। धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, जनता के बीच में नहीं। क्या आपने जो काम किए वो गिनाने कम पड़ जाते हैं? 5 साल आपकी सरकार रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार के आप दावे करते हैं कि बेहतर काम हुआ है, तो क्या बेहतर तरीका नहीं होगा कि सरकार अपने काम गिनाए? क्योंकि आपके पास तो लंबी फहरिस्त है, आप कहते हैं कामों की, फिर इस तरह के बयानों में पड़ने की क्या जरूरत?
मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का कुछ जवाब दे देता हूँ, फिर मुद्दे पे आता हूँ। जी 30 सालों से कांग्रेस को खारिज कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, और उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी का आलम यह हुआ कि इनके सबसे बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश से बेरोजगार कर दिए गए और भाग के कहा गए केरल गए। कांग्रेस ने इतना ही अच्छा काम किया होता तो इतनी हालत बुरी नहीं होती। दूसरा है कि बहुत इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की जो नींव रखी वो कांग्रेस ने रखी। तुष्टीकरण, हर अल्पसंख्यक समाज को तुष्ट करो, और बाद में जब हमने बहुसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण, उनके सांस्कृतिक जागरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, क्योंकि हम हिंदू और हिंदुत्व ही हमारी संस्कृति और हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, हम अपने विश्व गुरु की पहचान और विश्व में स्थापित करके रहेंगे, हम राजनीति को और संस्कृति को उतना ही महत्व देते हैं, तब ये कपड़े के ऊपर जनेऊ लगा लगाकर बहन भाई घूमने लगे हैं, और ये बेरोजगारी का आलम नहीं खत्म होने वाला है। और जो यूपी में लड़की उमर से क्यों कर है और राजस्थान में लड़की भाग सकती हूँ, आप बोल रही थी और तो रही बात विकास की, तो आप उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, चतुर्दिक विकास, सड़कों का विकास, गांव का विकास, शौचालयों का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, बम बम बोल रहा है काशी का जो विकास हुआ है, जिस तरह यही से बात उत्तर तो मैं प्रदेश कह का रही हूँ। पूरा आप इतनी डेवलपमेंट लंबी हुआ लिस्ट है। यहाँ गिना रहे हैं, तो आपके नेताओं के पास ये लिस्ट नहीं है क्या? वो क्यों फिर ये बातें करनी पड़ती है? और अगर तुष्टीकरण पहले होता था एक वर्ग का, मेरी बात सुनिए धनंजय जी, धनंजय, क्या पहले अगर तुष्टीकरण होता था तो उसका जवाब आप भी तुष्टीकरण करके ही देंगे? नौजवान उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी सरकार के किए हुए डेवलपमेंट को, किए गए विकास कार्य को स्तुत्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। और जो 80-20 की बात कर रहे थे, जो कम्युनलिज्म की बात कर रहे थे, पहले वो समझ लें कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जिसके चुनाव हुए और हमें 64 सीटें आई हैं, तो 80% होता है। तो हमें जो लास्ट चुनाव हुआ उसमें 80% सीटें हमें प्राप्त हुई है, यानी कि हमें 80% वोट मिले हैं। ये हमारे कहने का मतलब था। लेकिन चूंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गलत मानसिकता है, गलत ट्रेंड सेट करते हैं, इसलिए सीधे वहीं पहुंचते हैं। साजन कुमार, ये बताइए, अखिलेश यादव ने जब कहा था कि भारत की आजादी में जिन्ना की भूमिका है और उन्होंने जिन्ना को गांधी और सरदार की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया था, ये बयान किस तरह का है? मायावती ने इस बयान की भर्त्सना की थी, उन्होंने कहा था बीजेपी और समाजवादी एक तरीके की है, एक ही तरह से बात करती हैं। क्या इस तरह के बयान सभी नेता देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो? जी अच्छा अर्चना जी, 3 दिन पहले बयान नंदकिशोर गुर्जर का आया था, लोनी विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं। आपका मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपके इस चैनल को जिसने इस बर्निंग इश्यूज को उठाया। क्यों कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, आगे आने वाले चुनाव की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगी ये 2024 में भी, उसके बाद में भी। अब आपने पूछा बड़ी अच्छी बात की शालीनता भूल करके राजनीतिक नेतृत्व क्यों ऐसा बयान देता है, तो अर्चना जी मैं कहूँ ये जानबूझ करके दिया गया बयान है। क्यों? एक मीडिया में, एक नेशनल चैनल में स्पेस मिल रहा है ना, 403 सीटों में एक कैंडिडेट, लोनी का कैंडिडेट, जिसको पता तक नहीं, जिसका नाम लोगों को पता नहीं है। नहीं, मैं जिक्र कर रही हूं उस वक्त अखिलेश यादव का, वो तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो इस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अगर वो जिन्ना को गांधी और पटेल के बराबर में रखेंगे तो क्या इस बात की मजम्मत नहीं होनी चाहिए? शायद अखिलेश जी को इतिहास की सबक नहीं है, इतिहास पढ़ा नहीं है उन्होंने। अगर भारतीय इतिहास का चैप्टर पढ़ा होता ना, आधुनिक भारतीय इतिहास का लिखा हो, चाहे विपिन चंद्रा को किसी का भी इतिहास पढ़ा होता ना, तो उनको समझ होती कि जिन्ना का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में क्या योगदान है और पाकिस्तान के, भारत के संपूर्ण अखंडित भारत को खंड करने में जिन्ना का कितनी बड़ी भूमिका निर्वाह किया। जिन्ना में आज कम से कम भारत के मुसलमानों ने जिन्ना को तिरस्कृत कर दिया, इन्होंने कर्म से उठा करके जिन्ना को उठाया। किस लिए? वोटों को लेने के लिए। राजनीति वोटों की, अर्चना जी, ये राजनीति परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 3 दिन 4 दिन तक इनको मीडिया स्पेस मिला अखिलेश जी को, तो ये जानते हैं जिन्ना की भूमिका भारतीय राजनीति में क्या रही है, स्वतंत्रता संग्राम में क्या रही है, पाकिस्तान को बनाने में क्या रही है। इसके बावजूद भी अगर जिन्ना को नाम लेते हैं, जिन्ना को फ्रीडम फाइटर पटेल के समान, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 600 राज्यों का विलयन किया एक साथ में, भारत आज जो भारत है उसमें पटेल का बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है, उसके समकक्ष अगर जिन्ना को खड़ा करते हैं तो मानसिक विकलांगता है और कुछ नहीं। और बहन जी ने सच में इनकी भर्त्सना की है, अब होनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेतृत्व समझते हैं, उनको कम से कम इतिहास की सबक लेनी चाहिए। लेकिन मुश्किल तो यही ना कि लोहिया समाजवाद को भूल करके सफाई समाजवाद की और अग्रसर पार्टी है ना। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी से छुट्टी नहीं रहती। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, पार्टियों की बयानबाजी बढ़ती है, साथ ही साथ बदजुबानी भी बढ़ती है।
हम अपने मेहमानों से वापस चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो इंडिया का मुकदमा में आज सवाल है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बदजुबानी क्यों बढ़ जाती है? बयानबाजी के साथ साथ क्या कीचड़ उछाले बिना वोट नहीं मिलते? क्या वोटों के लिए नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं शब्दों के? हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। मनोज यादव जी, आपने अपनी बात खत्म करते वक्त कहा कि बीजेपी कम्युनल ट्रैक पर इस चुनाव को लाना चाहती है, तो ये कोशिश तो हर तरफ से है, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो। आपके मंच से जब अखिलेश यादव मौजूद होते हैं, जब जाति की बात खुल के की जाती, तो क्या वो विभाजन की राजनीति नहीं है? देखिए, इस पूरे चुनावी समीकरण में सारी बातें सामने लगभग आएंगी। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले बीएसपी के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा। आप वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था सपा को हराने के लिए हम बीजेपी की पुरजोर में हैं। तो आप पहले उस पर स्पष्टीकरण दीजिए बाकी जनता के। अब मैं आपके सवाल पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूर्व के चुनाव में उत्तर प्रदेश में शमशान साजन कुमार सिंह, आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। आपके पास आऊंगी, इनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आपने खड़ा किया, जिन्ना को जवाब दे दो। क्या हुआ कुछ हो गया क्या? मैं ये कहता हूँ कि अगर शालीनता की अपेक्षा करता हूँ नेता से, प्रवक्ता से भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल लगातार, ये सारी चीजें क्या चुनाव? आज तो आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की स्पीड वाली सरकार है। गिनाओ ना काम, कौन बता रहा है? आप एक एक छोड़ो ना, ट्रेन से बैठ के एक एक लिस्ट नाम छोड़ो कि देखो हमने ये किया, हमने वो किया। मैं तो चश्मा लेके अभी दूरबीन लेके देख रहा था आपके चैनल पे ऐसे करके कि बीजेपी के जब हमारे साथी धनंजय जी कितना जबरदस्त काम दिखा रहे थे, वही मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया ना, जहाँ अभी बांस बल्ली लगे हुए हैं, जहाँ डॉक्टर तक नहीं है। ऐसे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके उत्तर प्रदेश को क्या मिल गया? क्या मिला बताइए ना? ना ट्रामा सेंटर है, ना डॉक्टर है, ना बच्चों की पढ़ाई है वहां पे। इन सारे मुद्दों से बचने के लिए मनोज यादव जी से संपर्क टूट गया है लग रहा है। मनोज यादव से दोबारा संपर्क करेंगे। धनंजय गिरी जी, आपके पास आऊं, इससे पहले साजन कुमार, आप जवाब देना चाहते थे मनोज जी की बात का। जी नहीं, मैं ये कहता हूं ना कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके आप जिन्ना की बातों को करते हैं और प्रवक्ता अगर उसको जस्टिफाई करते हैं, इनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए। भले इतिहास की इनको जानकारी नहीं, जब इतिहास की जानकारी हो चुकी है, लोगों ने बताओ, कम से कम ये तो कहना चाहिए कि गलत बयानी थी, वो गलत बयानी थी, वो गलत बयानी थी। और गलत बयानी को अगर आप नेता हैं तो कम से कम बोलना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। ये बड़ा बनाता है, गलती करने वालों को बड़ा बनाता है। अगर आप उसे जस्टिफाई करते हैं और अपने आप को फंसाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में। ये कोई नेता माफी नहीं मांगता, कोई नेता अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि वो उसको डिफेंड करते हैं। दूसरे का उसी तरह का बयान उनको गलत नजर आता है, लेकिन अपना बयान सही नजर आता है। पार्टी के ऊपर में जी बोलिए। नहीं, अगर इन्होंने आक्षेप लगाया तो ये बता दे कि हमने ऐसा कौन सा बयान दिया हमारे बहन जी ने, हमारे नेता ने, जिसने धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करता हो, जिसमें समाज की वैमनस्य की बात करता हो। हमने हमेशा बहुजन की राजनीति करी है, हमने हमेशा पिछड़ा दलित शोषितों की राजनीति की है, और उस राजनीति को करने के लिए समाज पुराने नारे आपके निकल आएंगे, समाज को एक पुराने नारे निकल आएंगे, बहुत सारे हैं। आप बताइए ना, आप बहुत सारे नारे ऐसे हैं। ना कौन सा नारा था? ये नारा नहीं था, बल्कि एक प्रायोजित नारा था। अपोजिट भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और दूसरे दलों के द्वारा प्रायोजित किया गया था कि ये नारा था। अच्छा, वो जो आपके बैनर में, पोस्टर में यूपी में नारे लिखे रहते थे, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने लिखवाए थे, आप कह रहे हैं? हमने कोई सामाजिक वैमनस्य पैदा नहीं किया, हमने कोई धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं करी है। हमने हमेशा बहुजन की राजनीति करी है, स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति करी है, और एक परंपरा डाली है। 2007 से 2012 तक का अगर शासन देखें आप महज जी का, तो एक परंपरा आपको नजर आएगी जिसपे टिकने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को अनुसरण करने की जरूरत है। ये मैं कहता हूं, आज पे ठोक करके कहता हूं। धनंजय गिरी, कहीं कोई अतिशक्ति नहीं है, क्योंकि राजनीति स्वच्छ और स्वस्थ होनी चाहिए। राजनीति स्वस्थ और स्वच्छ होनी चाहिए, ये सब कहते हैं, लेकिन कोई इसकी पहल नहीं करता है। हाँ, हाल के दिनों की अगर बात करें तो सबसे कम ऐसे बयान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आए हैं। ये बात बिल्कुल सही। सृष्टि, आप कुछ कहना चाह रही, बोलिए। नहीं, सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
प्रियंका गांधी जी के संबोधनों को देख ले तो हमने ऐसी कोई तुष्टिकरण की बात नहीं की, ना हमने इस तरीके की कोई भी भाषणबाजी की है। हमने जितने प्रत्याशी भी उतारे हैं वो बहुत सोच समझ कर जनप्रतिनिधि उतारे हैं, जनता से जुड़े हुए लोग उतारे हैं। तो जस्ट डू नॉट काउंट अस इन द सेम कैटेगरी एज बीजेपी। जी जी बोलिए। हाँ हाँ सृष्टि, लेकिन ये कहा जाता है ना कि आप तो लड़ाई में ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो अगर आपने कुछ नारे दिए भी। मिसकंसेप्शन है अर्चना जी, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी में कोई है, कांग्रेस पार्टी है। 70 सालों से इस देश को किसी ने सृष्टि जी यही तो सवाल है, कब तक इस पुरानी पार्टी को लेकर रोएंगी? ये तो बताइए आगे क्या विजन है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, ईमानदारी से बताइए, उत्तर प्रदेश में जो आपकी पार्टी की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे रखा गया है, उत्तर प्रदेश की विकास। दिक्कत तो यही है ना, उत्तर प्रदेश में 40% महिलाएं और उत्तराखंड में 40% बेटियों की जरूरत नहीं है आपको, पंजाब में 40% बेटियों की जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ होना नहीं है, सरकार तो आनी नहीं है, इसीलिए आपने घोषणा कर दी। जहां चांसेस हैं वहां अगर आप करती ना तो इसका सही मैसेज जाता, इसका मैसेज बहुत अच्छा जाता। एक महिला होने के नाते यू शुड अप्रिशिएट स्टेप जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, महिला सशक्तिकरण। मैं ज्यादा अप्रिशिएट करती अगर पंजाब और उत्तराखंड में भी होता, मैं ज्यादा अप्रिशिएट करती अगर पंजाब और उत्तराखंड में भी होता। अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो क्या आप इस बात को नकार देंगी? शुरुआत बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं, लेकिन जहां पे आप, चलिए डिबेट का विषय ये नहीं है। धनंजय गिरी, ये बताइए कि क्यों जरूरत पड़ती है नेताओं को इस तरह के भाषण देने की? क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी मैं सवाल पूछूंगी कि जब कहा था कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्ला, अगर ये दोनों नहीं चाहें तो बचा नहीं सकती बीजेपी की सरकार को। हर दल क्यों ऐसे भाषण देता है, क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या इनसे बचा नहीं जा सकता? क्या इनके बिना वोट नहीं मिलते? देखिए अर्चना जी, हम लोग एक लंबे समय से इस देश में कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी वो तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत की थी, जिसमें अल्पसंख्यक समाज को उन्होंने अप्रिशिएट करके, उनको बूस्ट अप करके, मकतब और मदरसों का जाल बिछा करके एक अलग तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। धनंजय गिरी, यहाँ पे मेरा एक सवाल सुनिए, एक ऐड ऑन सवाल, एक मैं सवाल जोड़ूंगी, गोलियां चलवाई, एक मैं सवाल जोड़ूंगी। उन्होंने तुष्टिकरण की तो वो आज कहाँ है? वो आज कहाँ है? राष्ट्रीय स्तर पे या उत्तर प्रदेश के स्तर पे? क्या जो चीज कांग्रेस ने की उस चीज को आप मानते हैं सही था, इसलिए आप उसका अनुसरण कर रहे हैं? अर्चना जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा क्या? बोलिए। तो नहीं, आपको गलत बात तो अर्चना जी बोले या ना बोले, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। आई एम वेरी सॉरी। सृष्टि सुनिए, आपको भी सुन रहे थे ना दूसरे? नहीं, ऐसे नहीं होती डिबेट। आपको दूसरा आपका मौका आएगा, बोलिएगा। इंटरफेयर मत, नहीं सब एक, आप उनकी पार्टी के बारे में भी बोल रही थी ना। बात करनी है, उन्हें बात करनी है, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट में बात करें, उत्तर प्रदेश की महंगाई नहीं, आप तय नहीं करिए ना सृष्टि, आप तय मत करिए, आप तय मत करिए, मैं हूं तय करने के लिए, मेरा काम यही है यहाँ पे। आप बोलने दीजिए, आप पहले सुनिए, आपको मौका दूंगी जवाब देने का, आपको मौका दूंगी जवाब देने का, इंटरफेयर मत करिए। बोलिए धनंजय गिरी, बोलिए। तो तुष्टिकरण की राजनीति जब इस देश में चलती रही और तमाम लोग, तमाम राजनीतिक दल एक अल्पसंख्यक समाज को तब तुष्ट करने की कोशिश में लगे रहे, उनको संतुष्ट करने की कोशिश में लगे रहे, इस देश में जब सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म होता है और हम लोग जब बहुसंख्यक समाज को उसके अधिकारों के प्रति उसका अपने सचेत होता है अपने, तो आप देखिए पूरे देश का नैरेटिव कैसे बदलता है। आज दिल्ली के जो चुनाव हुए, आज दिल्ली में जो चुनाव हुए, आपको अगर अर्चना जी याद होगा ठीक से, दिल्ली में जो चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मंच पे चढ़ करके। बंगाल में भी हालिया चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी जी सब जगह घूम घूम के दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी या देवी सर्वभूतेषु गा रही थी। तो अब जब बहुसंख्यक समाज, इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब पुनरुत्थान हो रहा है, जब जागृत हो रहा है, तो सारी पार्टियों का नैरेटिव बदल रहा है। अब राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, मंदिर जने कंधे उसके ऊपर जने मोटा मोटा जने लगा के घूम रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो नारा है, जो नैरेटिव है, जो देश के प्रधानमंत्री का सीधा सीधा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबको विश्वास में लेकर के राष्ट्र को
को बल दे करके सफल करके हुए आज देखिए मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिला करके मोदी जी जीवित किंवदंती बन चुके हैं। महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति सही सजग रूप से सबल किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। काम आपने किया, फिर ये जरूरत क्यों पड़ती है अली, बजरंग बली, बाहुबली, इन सब का जिक्र करने की? हनुमान चालीसा केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ममता दिक्कत बनर्जी है। दुर्गा चालीसा का पाठ करे बात बंगाल में तो कोई बताइए। दिक्कत नहीं, पार्टियां और क्या कोई कर एक रही है, वो कैंडिडेट करेंगे आप। अपनी आस्था का प्रदर्शन कर दे तो दिक्कत है। कमाल है भाई, मनोज गजब यादव। पॉलिटिक्स से गजब नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप। मनोज यादव, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्ला, अगर अल्लाह ना चाहे और मल्ला ना चाहे तो बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। अब ये कम्युनल है बयान या नहीं है, या ये बिल्कुल सधा हुआ ठीक सटीक बयान है? देखिए, चुनाव के दौरान इस तरह की कोई वक्तव्य नहीं कहती, ये कहावत के रूप में उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। आपने कहा तो समाज के लोग इस तरह की यही बातें खासियत कहते है हैं। आपने मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बातें सुन लीजिए। हम बोलिए, नेताओं में नहीं है, हम राजनीतिक दल और पूरी जिम्मेदारी के साथ में। अभी हमारे बीजेपी के बड़े विद्वान साथी ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक पे इतना बड़ा काम, पर्सनल नहीं जाना चाहता था, लेकिन इनका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। हिंदू महिलाओं में बिना तलाक के पत्नी को लोग एक साइड लाइन कर दे रहे हैं, उनपे कब कार्रवाई कराओगे? इस पे भी तो करवा दो। देखिए ऐसा है, इस देश में लोकतंत्र के छाती पर सुन लो, हिंदू महिलाओं में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको तलाक भी नहीं दिया गया। चुनाव आयोग के सामने डाटा दिख के मैं विवाहित हूँ, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी साथ नहीं रखा, उनको भी तो सवाल रखो। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी राजनीतिक दल है, मुझे नहीं मालूम था। ये राजनीतिक दल किस हिसाब से है? धनंजय जी, किसी का नाम भी नहीं लिया। एक एक बात होने मेरी बारे में आपको समाजवादी बोलने पार्टी का भी बड़ा कहीं धनंजय जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। पूरी डिबेट में ये बाप बेटे की पार्टी है, डिबेट में किस हिसाब आपको से एक राजनीतिक दल वक्तव्य रखने का मौका है, नहीं किस मिलेगा। हिसाब से डेमोक्रेसी की बात धनंजय करते जी, हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, परिवार है तो क्या ही परिवार मैं आदरणीय चुनाव आयोग से ये निवेदन करता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में एक भी ट्रांसफर करना आपको नहीं बनता है? ये मेरा सबसे तीखा सवाल है चुनाव आयोग से। कम्युनल ट्रैक पे चुनाव को ले जाने की जो राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब न करिए, उनको तुरंत पनिशमेंट करिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या बीजेपी हो। लेकिन अभी तक एक भी, अर्चना जी, चुनाव आयोग ने एक भी ट्रांसफर नहीं किया। कितना ट्रांसपेरेंट सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है, जो एक भी उनको अधिकारी नहीं दिखाई पड़ रहा मनोज जी, है। जो सरकार आपके नेता तो कह रहे हैं वर्चुअल रैली का मतलब उनको नहीं पता है, उनको तो वर्चुअल रैली का ही मतलब नहीं पता है। भीड़ जुटा ली इतनी, उसके बाद कह रहे हैं जब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, जब नोटिस दिया गया, तो ये सबके संग चुनाव अधिकारियों के साजन कुमार सिंह, क्या चुनाव आयोग का ढुलमुल रवैया, कड़ी कार्रवाई ना करना इस तरह के बयानों को ज्यादा बढ़ावा देता है और नेताओं के मन में डर नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की चीजें करते हैं जिन पर रोक होती है चुनाव के समय पर? नहीं, हमारे अच्छे मित्र हैं मनोज यादव जी, तो वो चुनाव आयोग से कुछ मांग करने के पहले अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मांग करिए कि आपने सही प्रश्न उठाया अर्चना जी, कि वर्चुअल रैली, वर्चुअल प्रेस वार्ता के नाम पे जो आप कोरोना काल में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिएगा, आप दीजिएगा। शालीनता की अपेक्षा करता हूँ, शालीनता की अपेक्षा करता हूँ, जो आपसे हो नहीं सकती, जो आपसे हो नहीं सकती। हाँ, मनोज जी, बात सुन लीजिए। मनोज जी, वो शांति से सुन रहे थे। मनोज जी, आप लोगों का एक सब पे सवाल उठाओ, क्योंकि अगर आप पे सवाल उठ गया तो आप सब पे, कोई विभाग हो, कोई तंत्र, सब पे आप सवाल, साजन को बोलने दीजिए। साजन कुमार सिंह, आप बोलिए। मनोज जी, सच बहुत तीखा होता है, बहुत तीखा होता है। नहीं, चुनाव आयोग को आपकी रैली दिखाई दी है, आपको तभी ज्यादा बुरा लग रहा है। दूसरे को कहना बहुत आसान होता है। यही दिक्कत है सभी पार्टियों की, सभी नेताओं की, सभी राजनीतिक दलों की। बिल्कुल अपनी गलतियां नहीं दिखाई। धनंजय जी अपना डिफेंड करेंगे, आप अपना डिफेंड करेंगे, सृष्टि जी अपना करेंगे, साजन कुमार सिंह अपने डिफेंड करेंगे। साजन कुमार सिंह को बोलने दीजिए। मनोज यादव, बोलने दीजिए साजन कुमार सिंह को, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनिए उनकी बात, बोलिए साजन कुमार सिंह, बोलिए आप। हाँ, ये उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं जिनके भीष्म पितामह, जो राजनीतिक भीष्म पितामह जब कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, जब उनका नेतृत्व एक महिला पत्रकार पे प्रश्न उठाता है कि तुमको तो कुछ नहीं हुआ ना, तो मानसिकता इनकी यही है। इस मानसिकता के साथ, इस मानसिकता के साथ, इस मानसिकता के साथ, इस मानसिकता के साथ, इस मानसिकता के साथ अगर आप राजनीति करते हैं
आज उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता, वो 2012 से 2017 की याद दिला रहे हो आप, 2012 से 2017 की याद दिला रहे हो आप, 2012 से 2017 की गुंडई सरकार की याद दिला रहे हो। मैं कहने में को गले गुंडे की सरकार है ये, तुम्हारी सरकार 12 से 17 तक गुंडे की सरकार थी, यही सरकार याद दिला। जब प्रवक्ता ऐसा कह रहा है तो जमीन पर इनके जमीन पर कार्यकर्ता क्या हाल करते हैं। मनोज यादव, अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप सीधे आक्षेप लगा दीजिए, ये सबसे आसान तरीका है ना आप लोगों के लिए। आपसे सवाल नहीं कर सकते, आप सवालों से परे हैं, बिल्कुल नहीं, आप सवालों से परे हैं, आपसे सवाल नहीं किया जा सकता। अगर आपके नेता गलत बयान देते हैं, अगर आपके नेता वर्चुअल रैली का कुछ और मतलब बताते हैं, अगर आपके नेता कहते हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्ला ही बीजेपी को बचा, अगर ना करे तो बीजेपी नहीं बच सकती, बीजेपी डूब जाएगी, इस पे कोई नहीं बोल सकता। लेकिन दूसरे के बयान पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। सृष्टि, जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, आप लोग अगर उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, ब्राह्मणों का, बेरोजगारों का, किसानों का मत करो, दलितों पिछड़ों का बात ही मत करो, तो सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों? एक समुदाय की राजनीति करने वाली पार्टी कम से कम दलितों की बात नहीं मनोज यादव जी, समुदाय की राजनीति करने वाली पार्टी दलितों की बात नहीं करती। राजनीतिक दलों के बयानबाजी पर अब तक मनोज यादव पहले मेरा सवाल सुनिए, मनोज यादव मेरा सवाल सुनिए, यहाँ चर्चा हो रही है राजनीतिक दल जो बयान देते हैं, जो चुनाव से पहले कीचड़ उछालते हैं, उसमें आपके नेता भी है, बीजेपी के भी है, हर पार्टी के हैं, इसलिए सबसे सवाल होगा। आप सवालों से परे नहीं, यहाँ सरकार के कामों का लेखा जोखा लेकर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल सहमत हूँ, हम सवालों से परे नहीं है, हम बिल्कुल अपनी जवाबदेही तय रखते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। हम ये पूछ रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं इस पैनल में, पूछने का मतलब सिर्फ मैं डिस्कशन चाहता हूं, मैं प्रश्नवाचक कोई शब्द नहीं कर रहा हूं, कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस सारी चीज को कंट्रोल आज की डेट में कौन कर रहा है? चुनाव आयोग अपनी भूमिका को क्या जनता के बीच में और राजनीतिक दलों के बीच में किस तरीके से कर रहा है, ये कौन तय करेगा? तो जो इस तरह के बयान आते हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं होती, कड़े कदम, कठोर कदम नहीं उठाए जाते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग के ढुलमुल रवैये की वजह से ही नेताओं की बयानबाजी बढ़ती रहती है। अर्चना जी, देखिए, देश में कानून का, संविधान का और देश में बाबा साहब के लिखित संविधान का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और हम उसमें गहरी आस्था रखते हैं। तो पहली बात, अगर न्यायालय के प्रति, न्याय के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर आपका सम्मान नहीं है और अगर आप उस पर भी उंगली उठा रहे हैं तो ये एक प्रश्नवाचक है, क्योंकि वो अल्टीमेट अथॉरिटी है चुनाव कराने की। और जैसे जो विधायक ने कुछ कहा, चुनाव आयोग ने उसको नोटिस कर दिया। आपने वर्चुअल रैली लिख करके एक्चुअल रैली की, आपको नोटिस कर दिया। चुनाव आयोग अपना काम बहुत सीधा और बहुत तरीके से कर रहा है, लेकिन चूंकि आपके एक शब्द है गुंडई, अगर आपको उसकी आदत लग गई है, आप अभी आप पैनल पे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, और अगर आपके बड़े नेता कहते हैं मुझे वर्चुअल रैली का मतलब ही नहीं पता है, तो इस तरह के माहौल में, इस तरह की स्थिति में, और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता देख रही है, युवा पीढ़ी देख रही है, महिलाएं देख रही है, दलित समाज देख रहा है, दलित पिछड़ा हर समाज देख रहा है, और वो देख रहा है कि वो सपा की वो गुंडई की समय वो गुंडा राज वापस ना आ जाए, इस बात से अफरेड है। और जो थोड़े बहुत सीटें आनी भी होंगी, अर्चना जी, इन लोगों के स्वभाव से वो भी नहीं आनी है। जो इस तरह के प्रवक्ता और जिस तरह के चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा इस पार्टी का है, जो थोड़ी बहुत सीटें आनी भी थी वो भी नहीं आने वाली है। और इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सबों को सम्मान का भाव रखना चाहिए। मनोज यादव, 10 तारीख का इंतजार कर लीजिए, 10 मार्च का इंतजार कर लीजिए, बहुत लंबा समय नहीं है, तय हो जाएगा कि किसकी भाषा चीनी गुड़ में लिपटी हुई और किसकी भाषा को जनता ने अप्रूव किया है। सृष्टि, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सृष्टि को रुक जाइए, आप सवाल मत पूछिए, सृष्टि आप बोलिए अपनी बात। बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से बाबा साहब का नाम सुन के, संविधान का नाम सुन के, सुन के, लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं। जब उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की और संविधान की और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां डेली बेसिस पे उड़ाई जाती है, चाहे वो लखीमपुर का नरसंहार हो या फिर हाथरस या उन्नाव जैसी घटना हो उत्तर प्रदेश में, और फिर उसके बाद यहाँ पे बैठ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। That's very funny for somebody like BJP to say that.
सेकंड ऑफ ऑल, आप बार-बार अपने वक्तव्य में Congress सभी party itself funny. शांत रहिए, And मेरे- Rahul Gandhi is शांत the रहिए, funniest मैं बहुत person of देर से this सुन रही earth. थी आपको। He is the बस only keep person quiet, who is धनंजय the गिरी, funniest person धनंजय on गिरी, this सुन लीजिए planet. सृष्टि को, If you सुन will speak लीजिए, Rahul Gandhi, सुन people will लीजिए, start laughing by धनंजय गिरी, itself. This is the लीजिए। funniest सुनने की comedian person of थोड़ा this सा earth. पेशेंस If रखा you करिए take आप लोग, name of Rahul सबको Gandhi, मौका मिलता है everybody बोलने starts का, funning. सबको मौका मिलता है। जो सृष्टि कर रही थी वो अब आप कर रहे हैं। सुन लीजिए Srishti is सृष्टि doing को। सुन nonsense. लीजिए, सुन She's saying लीजिए, the funniest. सुन Law लीजिए, and आपको order की जवाब स्थिति देने का मौका उत्तर दूंगी। प्रदेश में धनंजय आज गिरी पूरे आपको देश जवाब में देने का टॉपर है। मौका दूंगी। और आप सुनिए आज सृष्टि गुंडे को पहले। उत्तर प्रदेश से भागकर पंजाब में आपकी सरकार के यहाँ जाकर के छुप के रहते हैं। और आज जो राजस्थान में जिस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और आपकी यूपी में आपकी नेता कहते हैं लड़की उलट सकती हूँ, उन्हें अपने पिताजी के कुकर्म में याद आना चाहिए जब एक बहन साहबानों के खिलाफ, साहबानों को मिले हुए कोर्ट से न्याय के खिलाफ उन्होंने देश की संसद, पार्लियामेंट और कोर्ट को झुका दिया, लेकिन एक बहन को इंसाफ नहीं मिलने दिया। ठीक है सृष्टि, आप अपनी बात पूरी करिए। सृष्टि जी को पता होना चाहिए कि बहन साहबानों को राजीव गांधी ने इंसाफ नहीं मिलने दिया, कोर्ट को झुकाया, संविधान को झुकाया, पार्लियामेंट को झुकाया, लेकिन एक बहन को इंसाफ नहीं मिलने दिया। ऐसी हालत, इसी कारण से कांग्रेस की आज दुर्दशा हुई है। सुनने दीजिए सृष्टि को, सुनने दीजिए, बोलिए सृष्टि। उनको जानना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। आपका पैनल है, आपके पैनल पे देश की सबसे बड़ी विपक्ष की जो पार्टी है, सबसे पुरानी जो पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता के बारे में इस तरीके की अवस्था मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस छुपा हुआ केस नहीं है। Just shut up for a minute and listen. अगर सुना नहीं जाता तो डिबेट में आया मत करिए। चलिए सृष्टि अपनी बात करिए। कोई आया नहीं है। Be factual and talk actual. Be factual and talk actual. आपसे गुजारिश करूंगी शांत हो जाइए। सुन लीजिए बात, पैनल में एक ही रहना है, सुन लीजिए। धनंजय जी has forgotten how to be in a debate. चलिए आप अपने ज्ञान मत दीजिए। सृष्टि किसी को शिक्षा नहीं दीजिए, आप अपनी बात कहिए, बेहतर होगा। अपनी बात कहिए, समय मत खराब करिए। Either you mute him or I'm not going to speak. सृष्टि बोलिए, आप बोलिए। अरे हिंदी का चैनल है भाई, हिंदी का चैनल है ये। सृष्टि हिंदी बोलिए। का चैनल है तो आपके पैनल पे अगर इस तरीके का प्रवक्ता मेरे नेता के बारे में कुछ बोलेगा, सृष्टि आप अपनी बात कहिए ना। अब इनसे मैंने बात की यहाँ बेरोजगारी पे, इनसे मैंने बात की यहाँ महंगाई पे, उस पर तो जवाब दिया नहीं। ये पूरा देश भ्रमण कराते हैं, 70 सालों से विपक्ष में रहे हैं, किसने रोका है आपको जाके विपक्ष का दायित्व निभाने से, राजस्थान में प्रदर्शन करने की? हमारी सरकार वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से चलती है। उत्तर प्रदेश की बात आप क्यों नहीं करते? अजय मिश्र टेनी की बात आप क्यों नहीं करते? लखीमपुर में जो नरसंहार किया आपके मंत्री पुत्र ने, उसकी बात आप क्यों नहीं करते? चलिए सृष्टि, ठीक है सृष्टि, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है। मनोज यादव, अखिलेश यादव का एक और बयान आपको मैं याद दिलाती हूँ। मुख्यमंत्री को चिलमजीवी कहते हैं, याद है ना आपको? उन्होंने कहा था कि यूपी में क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता, वो चिलम पी रहे हैं, वो चिलमजीवी हैं। चिलमजीवी 4.5 साल तक सिर्फ बुल और बुलडोजर चलाते रहे। इस तरह के बयान और आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ऐसा बयान देता है, इसीलिए इस पर चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे मोटे नेता अगर ऐसी बातें करेंगे तो उस पे कम चर्चा होगी, लेकिन अगर पार्टी का शीर्ष नेता ये बयान देगा तो चर्चा ज्यादा होगी। सृष्टि, मनोज को बोलने दीजिए। सृष्टि आप बोल, अब मनोज को बोलने दीजिए। आपको कह रही हूं, आप सेलेक्टिव जर्नलिज्म नहीं कह सकती हैं। क्या आप तो इमेजिन बनाने की कोशिश बीजेपी ने की कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह मुख्यमंत्री के बारे में क्यों कहा? आप बताओ, एक आवाज था जो अलॉट किया गया था, जो रहने के हिसाब से उन्होंने कई लाखों रुपए अपनी जेब का उसमें लगाया कि हम रहेंगे इस मकान में, और उसमें बीजेपी के लोगों ने कहा कि टोटी चोरी कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री। ये सेम फुल था। ये ऐसे व्यक्ति का उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहे जिसने एक मुख्यमंत्री के आवास, जो सरकारी आवास था, उसका गंगा जल से शुद्धिकरण कराया और बयान दिलाया और बयान दिया कि अशुद्ध हो गया था, इसमें अपवित्र लोग रहते थे। ऐसे मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल से कम हुआ जवाब। अगर मेरे जैसा व्यक्तित्व होता तो मेरे ख्याल से मैं कुछ और ज्यादा कहता। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने निश्चित एक दायरे में कुल मिला के भाषा की मर्यादा की कोई जरूरत नहीं है। भाषा की मर्यादा अगर एक तोड़ता है तो दूसरा उससे भी नीचे स्तर पर जाएगा। साजन कुमार सिंह, क्या ये कंपटीशन चलता है क्या नेताओं के बीच की तुम्हारे स्तर से नीचे स्तर पे मैं जा सकता हूँ? नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि जब ठोक करके बयान दिया जाता है कि मैं इससे भी ज्यादा बोलता है। ये तो मनस्थिति की बात है।
मैं ये कहता हूँ अर्चना जी, मनोज क्यों ऐसा की होता बात है नहीं कि साधन जी, आप बताओ किसी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री को आप नेतृत्व ये टोटी करते चोर हैं? कहोगे? अब बोलने दीजिए आप ना। इसमें रिलाई नहीं मनोज हो। यादव जब आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। मनोज भाई, एक सेकंड मनोज भाई, मनोज यादव जब आप बोल रहे थे किसी ने नहीं बोला, छोटा सा दूसरे सवाल। की बारी में मैं मत बोलिए। छोटा सा सवाल पूछता हूं नहीं, साधन जी अभी से। नहीं, आप मनोज सवाल भाई, नहीं चुप हो पूछेंगे, जाओ, पहले चुप उनको हो जवाब जाओ। देने दीजिए। अरे मनोज भाई, नहीं, पहले साधन उनको जी। जवाब देने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। पहले उनको जवाब देने दीजिए। साजन आप अपनी बात कहिए। साजन आप बोलिए। मनोज भाई चुप हो जाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ अर्चना जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हर घर को प्रभावित करने वाले, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सारे मुद्दे को दबाने के लिए मुद्दे उभारे जाते हैं। क्यों? कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो जवाब नहीं उनके पास, जवाब देने के लिए जब नहीं होता है तो इन मुद्दों को उभारा जाता है, ध्यान को बटाने के लिए एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। क्योंकि परसेप्शन इज द पॉलिटिक्स, परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स है जिसमें हम बने रहना चाहते हैं, इसी के लिए किया जाता है कि किसी को मतलब नहीं है, सत्ताधारी दल को मतलब नहीं कि विकास की जिनको चुनावी रथ का जो 24/7 का जो पहिया ना जब घूमता है तो सारे ज्वलंत मुद्दा को रौंदते हुए बढ़ता है। इनके सामने दिखता है क्या? सिर्फ जीतना है, ये केन प्रकार जीतना है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जो गंगा जमुना तहजीब की पुख्ता है, जिसको इन्होंने तार तार किया है, समाज में वैमनस्य पैदा किया है, शिक्षा स्वास्थ्य पे ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई से त्रस्त है जनता, कोरोना की बहती हुई गंगा में बहती हुई लाशों का जवाब नहीं है इनके पास, तो फिर से ये मुद्दे उठ रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण का हो, समाज में वैमनस्य करने वाले जानबूझ कर उठाए गए मुद्दे सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, जबकि जमीनी हकीकत डिफरेंट है। जो बात साजन कुमार सिंह ने कही, वही बात मैं आगे बढ़ाऊंगी। सरकार तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार में जो नेता होते हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्यों उनकी पिच पर आ जाता है? विपक्ष क्यों ऐसे बयान देता है? उसके पास तो तमाम मुद्दे हैं, वो मुद्दों पर क्यों सरकार को नहीं घेरता? वो क्यों इस तरह की बयानबाजी में पड़ जाता है? अल्लाह बल्ला चिलमजीवी इन सब में क्यों पड़ जाता है? अर्चना जी, मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। पहली बात, यहाँ पे आप विपक्ष की आपने बात की, विपक्ष के तौर पे अगर मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट यहाँ कर रही हूँ आपके पैनल पे बैठ के, तो मैं आज भी यहाँ बेरोजगारी और महंगाई और आम जनमानस के मुद्दों पे पूछ रही हूँ सवाल, जो कि भाजपा के प्रवक्ता से मुझे मिला नहीं अभी तक। उनसे मैंने जनता से जुड़े हुए जब सवाल पूछे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से कन्नी काट ली, अपनी मन की व्यथा गाने लगे, यहाँ पे मन की बात करने लगे जो इनके नेता करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने बार बार सबको बड़ा ही एक ही बास्केट में डाल दिया कि सारे नेता ऐसा करते हैं, सारे नेता ऐसा करते हैं। प्रियंका गांधी जी का एक भी वक्तव्य मुझे सुना दीजिए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो आप कांग्रेस को क्लम्प नहीं कर सकती बाकी सभी पार्टियों के साथ। सेकेंड ऑफ ऑल, एक पुराना बयान दूं जहां से मुझे लगता है राजनीतिक ये स्तर, सुन लीजिए, आपने मुझसे सवाल किया ना, मुझसे सवाल किया, जवाब कांग्रेस से ये जो राजनीतिक ये बयानबाजी या जो स्तर गिरा है ना, वो कहां से गिरा आपको याद है? गुजरात के चुनावों में सोनिया गांधी ने जब कहा था खून का सौदागर, वहां से मुझे उसके पहले का कोई बयान याद नहीं आता है। वो पहला बयान था जो मुझे याद आता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाफ ब्लड प्रिंस, क्या क्या बयान आपके प्रधानमंत्री ने दिया था, याद दिलाऊं मैं आपको? बिल्कुल आए हैं दसियों बयान। मैं तो कह रही हूँ कि सारी पार्टियां, इसीलिए मैं कह रही हूँ कांग्रेस पार्टी भी दूध की धुली नहीं है, सब पार्टियां, हर पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, और दुख तब ज्यादा होता है या कष्ट पीड़ा तब ज्यादा होता है जब शीर्ष नेतृत्व इस तरह के बयान देता है। बेहतर होगा सरकार अपने कामों को गिनाए, बेहतर होगा जो विपक्ष है वो उन कामों पर सरकार को घेरे। इस तरह की बयानबाजी से जनता को कुछ हासिल नहीं होता। जनता सब देख रही है और वो सब जानती है, वो फैसला करेगी, वही सबसे बड़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आज। इंडिया का मुकदमा में आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।